अस्सलामु अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 5। ये है हमारा लास्ट सेट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। ये है हमारा JKSSB कॉम्बो कोर्स। अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे 10 mock tests for VLW, 10 mock tests for Patwari, 3 mock tests for FAA, quick revision series for FAA of 4 subjects and best 1000+ questions of GK। इसकी PDF फाइल भी आपको मिलेगी and you will get all this for just ₹257। अगर आपको अलग से क्विक रिविजन सीरीज चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सीरीज है फॉर FAA एस्पिरेंट्स एंड इस सीरीज में मैंने 4 सब्जेक्ट्स के 500+ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। एंड अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। हमारी ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर FAA, पटवारी, VLW एंड स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। अब हम आते हैं अपनी क्लास पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ एशियाज लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट वाज रिसेंटली लेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा स्टेटमेंट है इन द ईयर 2022 तमिलनाडु नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज / आर करेक्ट। यहां पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। साउथ एशिया का लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखी गई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है ये क्या करता है, ये रिमूव करता है सॉल्ट्स को फ्रॉम सी वाटर। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे पहले मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि इंडिया का पहला ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट, इसको कहां पे लगाया गया है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। 2022 में तमिलनाडु ने नोटिफाई की इंडिया की पहली ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो ड्यूगोंग है इनका एक और नाम होता है सी काउ। ये है एक हर्बिवोरस मैमल। एंड दे फीड ऑन सी ग्रास। अगर इनका आयुसीएन स्टेटस पूछा जाएगा एग्जाम में, इनका आयुसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। तमिलनाडु की कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स भी आप याद रखिए। तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदनथोराई टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। एक बार फिर से, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदनथोराई टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये सारी टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये भी याद रखिए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको बनाया गया था इन द ईयर 2005। ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। Which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल कौन सा है जो एमिट होता है एट द टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एन एलिमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा रे। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए अल्फा पार्टिकल, लेकिन जिस पुराने पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे यही ऑप्शंस थे। ठीक है। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इट इज द स्पॉन्टेनियस, खुद से ही डिसइंटीग्रेशन
ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम कहिए या न्यूक्लियस कहिए, एक ही बात है। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, वो खुद से ही डिसइंटीग्रेट होते हैं, एंड इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को डिस्कवर किया था किसने? हेनरी बैकरेल। इसीलिए जो एसआई यूनिट है किसका? रेडियो एक्टिविटी का, वो है बैकरेल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आप क्या बोलोगे? आंसर याद रखिएगा, वो है लेड। यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज लेड। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव डिके है इसके 3 टाइप्स हैं। एक है अल्फा डिके, एक है बीटा डिके, एंड एक है गामा डिके। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट या अगर कोई न्यूक्लियस किसी एटम का या किसी एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट होगा खुद से ही एंड एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, हम कहेंगे दैट एलिमेंट हैज अंडरगॉन अल्फा डिके। ये जो बीटा डिके है इसके 2 टाइप्स हैं, एक है बीटा प्लस डिके, एक है बीटा माइनस डिके। अगर किसी एलिमेंट ने डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे एमिट किया इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं दैट एलिमेंट हैज अंडरगॉन बीटा माइनस डिके। एंड अगर उस एलिमेंट ने डिके करते टाइम एमिट किया है पॉजिट्रॉन, तो हम कहते हैं दैट एलिमेंट हैज अंडरगॉन बीटा माइनस डिके। एंड अगर उस एलिमेंट ने यानी कि अगर उस एटम ने या न्यूक्लियस ने डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे एमिट की हैं गैमा रेज, तो हम कहते हैं दैट एलिमेंट हैज अंडरगॉन गैमा डिके। एक बार फिर से, अल्फा डिके हम तब कहते हैं जब एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है एट द टाइम ऑफ डिकेइंग। बीटा पॉजिटिव डिके हम तब कहते हैं जब एक एटम या एक न्यूक्लियस एमिट करता है पॉजिट्रॉन। बीटा माइनस डिके हम तब कहते हैं जब एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है एंड एमिट करता है इलेक्ट्रॉन। एंड गैमा डिके हम तब कहते हैं जब एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है एंड एमिट करता है गैमा रेज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या होता है, आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि He2 पॉजिटिव ये होता है अल्फा पार्टिकल। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये है डबली चार्जड हीलियम न्यूक्लियस। अगर पूछा जाए इसका मैस कितना होता है, इसका मैस है 4 यूनिट्स, लेकिन इसका चार्ज है +2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है बायोचार इज अ फॉर्म ऑफ चारकोल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक मैटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है लेमन ग्रास इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है द मेन कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज चेंज इन ओशियन टेम्परेचर और वार्म वाटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दैट मीन स्टेटमेंट नंबर डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। स्टेटमेंट नंबर डी सेज द एसिड प्रेजेंट इन स्टिंगिंग लीव्स ऑफ नेटल प्लांट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नहीं होता है, ये जो लीव्स है नेटल प्लांट के इनमें होता है मिथेनोइक एसिड। जो एंट्स हैं इनके स्टिंग में भी होता है मिथेनोइक एसिड। कुछ एसिड्स आप याद रखिए। अगर पूछा जाए विनेगर में कौन सा एसिड होता है, आपको याद रखना है विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज, इसमें होता है साइट्रिक एसिड। टैमारिंड एंड ग्रेप्स, इनमें होता है टार्टारिक एसिड। टमेटो, इसमें होता है
ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल, इसमें होता है मैलिक एसिड। कर्ड या सावर मिल्क जिसको हम कहते हैं, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। लेमन, इसमें भी होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये सारे जो एसिड्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है। ये जो लेमन ग्रास है, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको यह भी याद रखना है कि एक ट्री है जिसका नाम है सिनकोना ट्री। ठीक है। इस ट्री की जो बार्क होती है, इस बार्क से एक ड्रग प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है क्यूनिन, एंड दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। एक और ट्री आपको याद रखनी है, वो है रबर ट्री। ठीक है। इस रबर ट्री से हमें मिलता है लेटेक्स, एंड बाद में हम इस लेटेक्स से क्या बनाते हैं? रबर। ठीक है। ये जो लेटेक्स है, ये होता है एक मिल्की वाइट फ्लूइड, या आप याद रखिए ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर। ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर। जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको स्ट्रॉन्ग एंड बाउंसी बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? हम उसमें मिलाते हैं सल्फर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको स्ट्रॉन्ग एंड बाउंसी बनाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सल्फर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। द मेन कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज चेंज इन ओशियन टेम्परेचर और वार्म वाटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये कोरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ पॉलिप्स एंड जूजेंथील। जूजेंथील मतलब एल्गी। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये जो पॉलिप्स हैं ये इस जूजेंथील को एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो कोरल्स हैं दे टर्न वाइट, एंड इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट हाइड्रोजन, एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, इट इज द लाइटेस्ट गैस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 150 किलो जूल पर ग्राम। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस बट हैज टेस्ट सिमिलर टू रॉ गार्लिक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एंड यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर डी भी सही है। हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया था किसने? हेनरी कैवेंडिश ने, एंड हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को नाम दिया था पहले इनफ्लेमेबल एयर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए विच इज द लाइटेस्ट गैस इन द वर्ल्ड, तो उसका भी आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस। अगर पूछा जाए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी है, वो है 150 किलो जूल पर ग्राम। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस। ये सही है, लेकिन इसका टेस्ट रॉ गार्लिक के जैसा नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये है एक कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा गैस है जो बर्न होता है विद अ पॉप साउंड, तो वो भी यही हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। एक गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यह है एक कलरलेस गैस, बट दिस गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ स्टेटमेंट है ब्लू हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पे आइए, ये है ग्रे हाइड्रोजन, ये है ब्लू हाइड्रोजन, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब अगर हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करें, इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट किसी रिन्यूएबल सोर्स से आया है, जो हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल एज दैट। ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये जो ग्रे हाइड्रोजन है, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फिर इन दो में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं, उस टाइम पे जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ना तो हम कैप्चर करते हैं, ना ही स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम ब्लू हाइड्रोजन बनाते हैं, उस टाइम पे जो यहां पे बाय प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कैप्चर भी करते हैं एंड स्टोर भी करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रेबल। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट, इसका नाम है पाईबॉट। फर्स्ट एवर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, इसको होस्ट करेगा इंडिया। न्यू ड्रोन जिसका नाम है मुहाजिर 10, इसको बनाया है ईरान ने। एक बार फिर से, इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रेबल। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट, इसका नाम है पाईबॉट। फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट, इसको होस्ट करेगा इंडिया। एंड न्यू ड्रोन जिसका नाम है मुहाजिर 10, इसको बनाया है ईरान ने। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हाल ही में एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। किसका? पाकिस्तान का एक वेपन सिस्टम है जिसका नाम है अबाबील। इसी वेपन सिस्टम का पाकिस्तान ने हाल ही में एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है AK-203। इस राइफल को इंडिया एंड रशिया ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां पे? अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिस फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसका नाम है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यह भी आप याद रखिएगा कि इंडिया ने हाल ही में यह कहा है कि हम परचेज करेंगे MQ-9B ड्रोन्स फ्रॉम USA। ठीक है, इंडिया ने कहा है कि हम परचेज करेंगे MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम USA। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप यहां पे याद रखिए। एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, यह है एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब वो चीज जिसकी स्पीड होती है मोर देन दैट ऑफ साउंड। एंड सबसोनिक का मतलब ऐसी चीज जिसकी स्पीड है लेस देन दैट ऑफ साउंड। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल है एक सुपरसोनिक मिसाइल। इसकी रेंज अगर पूछी जाए एग्जाम में, इसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स। यह है एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल। इसका मतलब इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, एयर एज वेल एज सी। आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको बनाता कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। एंड यह है एक जॉइंट वेंचर किसका? इंडिया एंड रशिया का। यानी कि इंडिया एंड रशिया मिलके दो वेपन बना रहे हैं। एक है ब्रह्मोस मिसाइल एंड एक है AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ठीक है, यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका नाम कहां से आया? ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, यह इंडिया में फ्लो करता है। एंड मॉस्कोवा रिवर रशिया में फ्लो करता है। ब्रह्मपुत्रा का ब्रा एंड मॉस्कोवा रिवर का मॉस, ब्रह्मोस। यानी कि दिस ब्रह्मोस मिसाइल इट इज नेम्ड आफ्टर टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा रिवर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव रिपोर्टेड द एविडेंस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिक्विड्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है प्लाज्मा कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर दैट इज आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दैट मीन स्टेटमेंट नंबर डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। यह आप याद रखिएगा कि अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, दैट मीन्स हमें हीट प्रोवाइड करनी है। अगर लिक्विड को कन्वर्ट करना है इनटू सॉलिड, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, दैट मीन्स लिक्विड को कूल करना है। अगर लिक्विड को कन्वर्ट करना है इनटू गैस, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, दैट मीन्स वी हैव टू हीट द लिक्विड। एंड अगर गैस को कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड, हमें टेम्परेचर को कम करना है, दैट मीन्स गैस को कूल करना है। यह भी याद रखिए कि अगर सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन या हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू गैस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। एंड व्हेन द गैस गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू गैस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड, इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। एक बार फिर से, सॉलिड जब कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। जब लिक्विड वापस से कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड, इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड जब कन्वर्ट होता है इनटू गैस, प्रोसेस को कहते हैं हम वेपराइजेशन। गैस जब वापस कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनटू गैस, प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। एंड जब गैस कन्वर्ट होता है डायरेक्टली इनटू सॉलिड, प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डेपोजिशन। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है कि लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। यह स्टेटमेंट तो गलत है। तो फिर क्या है सही चीज? क्या है सही चीज? है अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, यानी कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपको पहले टेम्परेचर कम करना है, लेकिन जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है। टेम्परेचर को कम करना है लेकिन प्रेशर को इंक्रीज करना है। यहां पे जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, यह कहता है कि इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर दैट इज आइस, लिक्विड एंड वेपर, जो वाटर की केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह भी याद रखिएगा कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड वो कितनी होती है? वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या हम इसको कहते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि प्लाज्मा कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दीज आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पहला स्टेटमेंट है यह कहता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव रिपोर्टेड द एविडेंस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिक्विड्स। यह स्टेटमेंट भी सही है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप किसी चीज पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेस अप्लाई करने पे अगर वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड पहली बार ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया इन लिक्विड्स। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। एल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टू जनरेट हाइड्रोजन, इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। प्रोबा 3 मिशन ये है ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसको चला रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू।
ग्रीन टेक्नोलॉजी टू रिड एयर फिल्टर्स ऑफ जर्म्स, इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एक बार फिर से, एल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टू जनरेट हाइड्रोजन, इसको बनाया है IIT मद्रास। प्रोबा 3 मिशन ये है ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसको चला रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी टू रिड एयर फिल्टर्स ऑफ जर्म्स, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये है ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा इनटू स्पेस ऑन इंडियाज PSLV स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, इन द ईयर 2024। एंड ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा सन का कोरोना, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए PSLV की फुल फॉर्म क्या है, आप क्या बोलोगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर पूछी जाए GSLV की फुल फॉर्म क्या है, GSLV की फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज बिकॉज, रात के टाइम पे एडवाइज किया जाता है नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये जो ट्रीज हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आप याद रखिए एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। रिएक्शन क्या होती है, 6 टाइम्स CO2 plus 6 times H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6 times O2। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम करते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। एंड फोटोसिंथेसिस के होने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसका मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों, बिकॉज यहां पे सनलाइट की जरूरत होती है, उसके बाद ही रिएक्शन होती है। यह भी आपको याद रखना है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। फिर रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, यानी कि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रात को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। व्हेन यू स्लीप अंडर ए ट्री, तब क्या होता है, प्लांट्स बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड यहां पे जो बंदा इसके नीचे सोया होगा चांसेस आर ही माइट फील सफोकेटेड, यानी कि सफोकेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए विच पार्ट्स ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, आपको क्या याद रखना है, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऑल दीज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। यहां पे आप ये भी याद रखिए कि जो प्लांट के रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो रूट्स होते हैं प्लांट के दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, लेकिन जो लीव्स हैं वो परफॉर्म करते हैं गैसियस एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यह भी याद रखिए कि जो जाइलम टिश्यू है यही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकाइड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। जो ये फाइबर्स हैं ये है डेड कंपोनेंट, वेसल्स डेड कंपोनेंट, ट्रैकाइड डेड कंपोनेंट, बट पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। इसीलिए इन जनरल हम कहते हैं जो जाइलम टिश्यू है ये है एक
डेड टिश्यू, बिकॉज इसके 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो डेड हैं, एक ही कंपोनेंट इसका लिविंग होता है एंड वो है जाइलम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम टिश्यू है ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। ये जो फ्लोएम है टिश्यू, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूबस, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स। पैरेन्काइमा लिविंग पार्ट, सीव ट्यूबस लिविंग पार्ट, कंपेनियन सेल्स लिविंग पार्ट, फाइबर्स डेड पार्ट। इसीलिए इन जनरल हम कहते हैं ये जो फ्लोएम टिश्यू है ये है एक लिविंग टिश्यू, बिकॉज 3 कंपोनेंट्स इसके लिविंग है, एक ही इसका डेड कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इन चारों में से हमें इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। पहला है यूवी रेज यूज्ड टू डिटेक्ट फोर्ज्ड नोट्स इन बैंक्स, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एक्स रेज यूज्ड टू आयोनाइज सॉल्ट्स, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 3rd भी सही है एंड 4th भी सही है। आप यहां पे याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो रेडियो वेव्स हैं इनकी है हाईएस्ट वेवलेंथ, इनकी है हाईएस्ट वेवलेंथ, एंड ये जो गामा रेज हैं इनकी है लोएस्ट वेवलेंथ। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो गैमा रेज हैं इनकी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। एक इक्वेशन आपको याद रखनी है वो है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। E मतलब एनर्जी, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसका मतलब गैमा रेज दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ किसके बीच में होती है, याद रखिएगा 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, इट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये जो यूवी रेज हैं दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट फेक नोट्स इन बैंक्स एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। ठीक है। ये जो एक्स रेज हैं दे आर यूज्ड टू आयोनाइज गैसेस, ना कि सॉल्ट्स, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स। ये जो इंफ्रारेड रेज हैं दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक। ये जो गैमा रेज हैं दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हम गैमा रेज का यूज करते हैं। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। लुडविगिया पेरुवियाना यह है एक इन्वेजिव वीड। मॉक्सी यह है ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन परसिवरेंस मार्स रोवर। लुपेक्स यह है अपकमिंग लूनर मिशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा। निराक्षी यह है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल डिजाइंड टू डिटेक्ट माइंस। एक बार फिर से, लुडविगिया पेरुवियाना यह है एक इन्वेजिव वीड। मॉक्सी यह है ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन परसिवरेंस मार्स रोवर। लुपेक्स यह है अपकमिंग लूनर मिशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा।
निराक्षी यह है एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल डिजाइन टू डिटेक्ट माइंस। इससे पहले मैंने आपको कुछ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के नाम बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। एक है वाटर हैसिंथ लैंटाना, ब्लैक रैट, गैम्बूसिया फिश या जिसका एक और नाम है मॉस्किटो फिश, एंड यही लुडविगिया पेरुवियाना। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, ये जो ल्यूपेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, एंड ये है अपकमिंग ल्यूनर मिशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा। ठीक है, एंड ये जो ल्यूपेक्स मिशन है इसका एम क्या है? इसका एम है भेजना एक रोवर एंड एक लैंडर टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ मून, एंड इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इन द ईयर 2024। ये जो मॉक्सी है ये है एक ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन परसिवरेंस मार्स रोवर। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है परसिवरेंस मार्स मिशन। इस परसिवरेंस मार्स मिशन में जो रोवर भेजा गया था उसका नाम था परसिवरेंस। ठीक है, इस मिशन को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2020, एंड इस रोवर ने लैंड किया था ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इन फरवरी 2021, एंड जो लैंडिंग साइट थी इस परसिवरेंस रोवर की दैट वाज जेजेरो क्रेटर, मार्स की सरफेस पे। इस परसिवरेंस रोवर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, लेकिन आपको दो याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है इनजेन्युटी हेलीकॉप्टर, एंड एक आपको याद रखना है मॉक्सी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यह है एक ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन परसिवरेंस मार्स रोवर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द एक्सोप्लैनेट K2-18b बाय यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव डिटेक्टेड फॉस्फीन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस प्लैनेट। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज /r करेक्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अदर स्टार्स। ठीक है, एंड दे आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। यहां पे देखिए, अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए टेरेस्ट्रियल, नेपच्यून लाइक, सुपर अर्थ एंड गैस जाइंट्स ये किस चीज के टाइप्स हैं, आपको याद रखना है दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सोप्लैनेट। एंड एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? दीज आर प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अदर स्टार्स। जैसे जो अर्थ हैं एंड जो बाकी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड सम अदर स्टार्स एंड दे आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हाल ही में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द एक्सोप्लैनेट K2-18b। किसकी हेल्प से? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से। दूसरा स्टेटमेंट है साइंटिस्ट्स हैव डिटेक्टेड फॉस्फीन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस प्लैनेट। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल्स विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। दूसरा स्टेटमेंट है insectivorous plants are both autotrophs as well as heterotrophs. Which of the above given statements is /r correct? यहां पे दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इससे पहली वाली क्लासेस में हमने इन पे पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे हमें इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल सही है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल गलत है, एंड यही हमारा आंसर है। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स याद रखिए। एक है एमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एंड अगर एग्जाम में पूछा जाए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है एम्पियर, ठीक है। एक और इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर एंड इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है वोल्ट। एक और है पोटेंशियोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, वो भी है वोल्ट। ये जो साइक्लोट्रॉन है इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्जड पार्टिकल्स। लाइक प्रोटॉन्स। ये जो साइक्लोट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता है, इट एक्सेलरेट्स ओनली हैवी चार्जड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, ठीक है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही है। एक और इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना है, वो है गैल्वानोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये भी आप याद रखिए कि अगर हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होगा इनटू एमीटर, हम क्या करेंगे? हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लाएंगे जिसको हम कहते हैं शंट, एंड इस रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे विद द गैल्वानोमीटर इन पैरेलल। तो जो हमारा गैल्वानोमीटर है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अगर हमें गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक लार्ज रेजिस्टेंस लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे विद द गैल्वानोमीटर इन सीरीज, ठीक है। अगर हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होगा इनटू एमीटर, हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस लाएंगे जिसको हम कहते हैं शंट, एंड इस शंट को हम कनेक्ट कर देंगे विद द गैल्वानोमीटर इन पैरेलल। अगर हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होगा इनटू वोल्टमीटर, हम एक लार्ज रेजिस्टेंस लाएंगे एंड उस रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे विद द गैल्वानोमीटर इन सीरीज, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो एमीटर है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, एंड ये जो वोल्टमीटर है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। एक और चीज आप याद रखिए जिसको हम कहते हैं रिहोस्टैट, ठीक है। इस रिहोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ यूनिट्स भी आप याद रखिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, SI unit of EMF is also volt. SI unit of capacitance is farad. SI unit of inductance is Henry. SI unit of impedance is also ohm. SI unit of frequency is hertz. ठीक है, ये सारे यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H positive ions upon dissolving in water. दूसरा स्टेटमेंट है the number of H positive ions released by one molecule of acid in water is known as its basicity. Which of the above given statements is /are correct? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं अबाउट एसिड्स, आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये जो आर्हेनियस थ्योरी है ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये क्या कहती है? इट सेज दैट एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयंस अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर हमने किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया एंड इफ दैट सब्सटेंस प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, तो वो सब्सटेंस एसिड है। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, यानी कि बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होके
प्रोड्यूस करेगी OH नेगेटिव आयॉन्स। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयॉन्स रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, या इसका एक और नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसने प्रोड्यूस किए 2H पॉजिटिव आयॉन्स एंड 1 सल्फेट आयॉन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर गिव्स 2H पॉजिटिव आयॉन्स एंड 1 सल्फेट आयॉन। अगर आपसे कहा जाए इस एसिड की बेसिसिटी क्या है, आप क्या बोलोगे? इसकी बेसिसिटी है 2। आपको लगता है ये उल्टा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। एसिड की होती है बेसिसिटी एंड जो बेस है उसकी होती है एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये हमें देगी Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसने वाटर में डिसॉल्व होके दिया OH नेगेटिव आयन, इसका मतलब ये है एक बेस एंड इसके एक मॉलिक्यूल ने एक OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड किया। इसका मतलब इसकी एसिडिटी है 1। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस। अगर यहां पे है मेरे पास MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इट विल गिव अस Mg2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, इसका मतलब इस बेस की जो एसिडिटी है वो है 2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3H पॉजिटिव आयन्स एंड PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन। इसका मतलब ये जो एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, इसके एक मॉलिक्यूल ने हमें दिए 3H पॉजिटिव आयन्स। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी है 3, यानी कि बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर, एंड एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस इन वाटर। ठीक है, एक और थियरी होती है, उसको हम कहते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड इस थ्योरी के हिसाब से वो सब्सटेंस एसिड है जो डोनेट करेगी H पॉजिटिव आयन, एंड वो सब्सटेंस बेस है जो एक्सेप्ट करेगी H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक और स्ट्रॉन्ग बेस आप यहां पे याद रखिए, उसको हम कहते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं कास्टिक पोटाश। ये भी है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।